ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਬੀ ਬੈਨੀਪਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨੇ ਸੰਜੇ ਜੀ। ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲਕਮ। संजय जी वेलकम जी। और जी आपका वेलकम, और आपने मुझे जो बुलाया उसके लिए शुक्रिया आपका जी। हमारी गनीमत है जी आप हमारे पास आए, और ये जो हमारी ऑडियंस हैं, श्रोते हैं, दर्शक हैं, जो इनको बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी जानकारी चाहिए उस पर्सन से जिसके पास रियल नॉलेज है, उस पर्सन से जो मोर देन एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा वो अपने कैलिबर जो उनके पास नॉलेज है उस पर बिलीव करते हैं। आप उन्हीं में से एक हो, तो इसीलिए आपको हम बुला के, हमारी गनीमत है, हमारी गनीमत है कि आप हमारे पास आए और इतनी नॉलेज जो है हम अपने इस मंच के जरिए अपने दर्शकों के रूबरू करेंगे। शुक्रिया। सबसे पहले संजय हैं कौन, कैसे यहाँ पे आए, आप कब से ऑस्ट्रेलिया में हो और इंडिया से कहाँ से थे? चलिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ अपने बारे में कर देता हूँ। मैं इंडिया में लखनऊ से रहने वाला हूँ और मेरे फादर एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे फादर बैंक में डील करते थे। मैंने अपनी जो स्कूलिंग है, क्योंकि फादर बैंक में थे तो ऑल अक्रॉस इंडिया वो उनका ट्रांसफ़र होता रहता था, हम घूमते रहते थे। तो स्कूलिंग तो मेरी यूपी से भी हुई, बंगाल से भी हुई है, उड़ीसा से भी हुई है, और उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन जो थी वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से मैंने बैचलर इन मैथमेटिक्स ऑनर्स कराया है। किस साल की बात? 1985 में। 1985। उसके बाद मैंने अपना MBA का कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मार्केटिंग में 1988 में पास आउट करा। 1988 में MBA पास आउट करने के बाद एक वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड मल्टीनेशनल प्रॉक्टर एंड गैम्बल होती है जी, जिसको पहले उस जमाने में इंडिया में एक रिचर्डसन हिंदुस्तान लिमिटेड RHL बोलते थे, जिसकी विक्स वेपोरा की डब्बी और विक्स वेपोरा आते हैं। अब RHL को प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने टेक ओवर कर लिया था, तो मैंने BNG ज्वाइन करी जी। और मैं यूपी में एक लखनऊ के आगे एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सीतापुर से लेके, और नेपाल बॉर्डर में पलिया कला एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां तक की सेल देखा करता था जी। कुछ एक वेजिटेरियन हूँ, नॉन ड्रिंकर हूँ, नॉन स्मोकर हूँ जी। तो सेल्स में एक दिन अपने बॉस से डिस्प्यूट हो गया जी, क्योंकि मैं ड्रिंक नहीं करता था, और तो जॉब छोड़ दी और अपना बिजनेस शुरू कर लिया। बिजनेस शुरू करा मैंने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जी। शौक था एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम शुरू कर लिया। कंसाइनमेंट जाने लगी जी। कुछ हादसे बड़े गलत हुए मेरे साथ। रॉबरी हो गई मेरी फैक्ट्री में, मेरी किडनैपिंग हो गई, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ये कब की बात होगी? 91 में मेरी, जुलाई 91 में मेरी रॉबरी हुई। नवंबर 91 में मेरी किडनैपिंग हुई जी। तो बहुत समय खराब देखा। उसके बाद कुछ और इश्यूज आ गए जी। लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट था तो घूमता दुनिया में रहता था। ऑस्ट्रेलिया भी कई बार आया, जर्मनी भी गया, UK भी गया। तो फिर धीरे धीरे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काफ़ी इश्यूज आए। 2000 में मैंने रिक्रूटमेंट का बिजनेस अपना चालू करा। 2000 के ईयर 2000 में ये इंडिया से शुरू किया? इंडिया से। जहाँ पे गया IT सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा था, और 2000 में मैंने रिक्रूटमेंट का बिजनेस चालू किया जी। उससे पहले इमिग्रेशन में मैं डील देखता था, लेकिन वो मेरा फुल टाइम काम नहीं था। तो जो उससे पहले वाला डॉक्यूमेंटेशन था ट्रैवल का, वो किसी से करवाते थे? हाँ, जब खुद वो मैं खुद ही करता था, और मुझे कभी वीजा की प्रॉब्लम नहीं आई।
तो मीन्स कभी आपको भी। लग रहा था कि आपने हाँ, ये कैलिबर है। वीजा लग रहा था तो लोग मुझसे पूछते थे कि यार तुम सिंगल हो, तुम्हारे वीजे कैसे लग जाते हैं। तो मैं उनसे कहता था कि भाई मुझे नहीं मालूम कैसे वीजे लगते हैं, लेकिन ये जरूर है कि मुझे अभी भी याद है जब पहली बार मैं नॉर्वे जा रहा था और किसी ने कहा कि नहीं अभी तो 25 साल की उम्र है, सिंगल हो और नॉर्वे वीजा नहीं देगा। तो मैंने कहा कि भाई वीजा ठीक है, सिंगल हूं मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कोई गाइडलाइन होगी, कोई पॉलिसी होगी, मैं उसको समझूंगा और अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि मैं जस्टिफाई कर सकूं कि मैं सिंगल हूं, लेकिन तब भी मैं इंडिया में वापस आ जाऊंगा। और मैंने किसी कंसल्टेंट को हायर नहीं करा, अपने आप केस प्रिपेयर करा और मुझे वीजा लग गया। उसके बाद जर्मनी गया, मतलब फिर मुझे कभी वीजे की प्रॉब्लम मुझे कभी भी नहीं आई। एक तो क्रेडिबिलिटी बिल्ड होगी और दूसरी स्किल डेवलप। हाँ, तो ये स्किल डेवलप हो गई, चाहे वो नॉर्वे की हो, चाहे वो फ्रांस की हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की हो, तो ये स्किल थी। उस जमाने में कोई यार दोस्त थे, किसी ने कहा कि अच्छा यार थोड़ी मेरी मदद कर दो जी, तो हमने उनकी एप्लीकेशन लगा दी, कोई पैसे नहीं लिए, यार दोस्त थे, बाई चांस की बात है उनका वीजा आ गया। तो ये स्किल थी। 2000 से इसको मैंने सीरियसली लेना शुरू किया, इमिग्रेशन को जी, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं यार ये अच्छी फील्ड है और रवि भाई जैसे आप जानते हैं ये बहुत अच्छी फील्ड है और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर मेहनत करो, अगर आप मेहनत करें और ईमानदारी का काम करें। समहाउ इंडिया में जो इमिग्रेशन अगर आप बोलो ना, तो जो फीलिंग आती है, जो दिमाग में ख्याल आता है, वो फ्रॉडियों का ख्याल आता है कि जिन्होंने इतनी बुरी इंडस्ट्री हो गई है, बुरा नाम हो गया कि अगर मैं इंडिया में कहूँ कि मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ तो सामने वाला सोचे अच्छा ये फ्रॉड का काम हो रहा है। बिल्कुल जी, वेरी ट्रू। तो 2000 में एक सीरियसली मुझे लगा कि करना चाहिए। 2010 में मेरे पास मारा का रजिस्ट्रेशन आ गया। तब आप इंडिया में ही थे? हाँ, 2000 से 2007 तक मैं इंडिया में था, बीच में आता जाता रहा, लेकिन काम जो भी मारा मैंने की करा जो है, अप्रोच थी, मारा का लाइसेंस, मैं यहाँ पे दर्शकों को बता दूं जो किसी और कंट्री से हमें वॉच कर रहे हैं, तो मारा इज द बॉडी हियर, गवर्नमेंट बॉडी। अगर आपने कोई काम करना है जो माइग्रेशन के साथ रिलेटेड है तो मारा का लाइसेंस इज कंपल्सरी। कौन सा, ये भी क्वेश्चन हम बाद में बात करेंगे, इस पे भी आएंगे हम बाद में, बट पहले आप अपनी पूरी जर्नी हमारे साथ शेयर कीजिए। सो इंडिया में जैसे आपको मालूम है कि मारा का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है जी, ठीक है। तो मेरे पास कोई मारा का रजिस्ट्रेशन नहीं था, लेकिन मैंने एप्लीकेशन किसी की मदद, किसी को विजिटर वीजा लॉन्च करना है या पार्टनर वीजा लॉन्च करना है, मैं मदद कर देता जी। 2010 में जून में मेरा पास मारा का रजिस्ट्रेशन हो गया जी, और 2010 से लेके आज तक मैं फुल टाइम इमिग्रेशन के में इन्वॉल्व हूँ। मेरे पास अपना मारा का रजिस्ट्रेशन है, ताकि जिसके बेसिस पे मैं जो भी इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में आना चाहते हैं किसी भी कंट्री से, उनकी मदद कर सकता हूँ। मेरे पास 2010 से न्यूजीलैंड का लाइसेंस है, तो अगर कोई न्यूजीलैंड जाना चाहता है किसी भी वीज़ा पे तो मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। मेरे पार्टनर हैं जिनके पास कनाडा का लाइसेंस है, तो मेरे ख्याल से मेरी कंपनी इमिग्रेशन हेल्प शायद वन ऑफ द वेरी फ्यू, 2-4 कंपनियों में से एक कंपनी ऐसी होगी जिसके पास ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड के तीनों लाइसेंसेस हैं, ताकि हम अपने क्लाइंट को प्रॉपर उनकी नीड्स के हिसाब से गाइड कर सकें। तो यहाँ का है, जैसा मैंने कहा कि 95 से मेरा ऑस्ट्रेलिया चक्कर लग रहा था, तो परमानेंट 2007 में मैंने डिसाइड करा कि नहीं, अब ऑस्ट्रेलिया मुझे चलना है और ऑस्ट्रेलिया में मुझे रहना है। अभी इससे ये क्वेश्चन है कि आप बहुत सी, नॉर्वे आप बता रहे हो फर्स्ट कंट्री आपने विजिट की और बहुत सी कंट्रीज में आप गए, तो आपने ऑस्ट्रेलिया ही क्यों चूज किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मुझसे हजारों बार पूछा गया है जी, और जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ ये मेरा अपना तजुर्बा है जी, और मैं कोई फेवर नहीं करूँगा जी। जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे बाहर रहना है, तो रवि आपको मालूम है कि अगर हम यूरोप में जाएं
जी। तो मुझे फ्रेंच नहीं आती है, मुझे डेनिश लैंग्वेज नहीं आती, मुझे स्वीडिश नहीं आती है, मुझे केवल हिंदी आती है, पंजाबी मैं समझ लेता हूँ और या इंग्लिश आती है। तो मुझे अगर मूव करना है अपने बेसिस पे, तो या तो मैं ऑस्ट्रेलिया आ जाऊँ, या न्यूजीलैंड आ जाऊँ, या कनाडा आ जाऊँ। यूएस में मैं मूव कर सकता हूँ प्रोवाइडेड, लेकिन यूएस में मुझे परमानेंट रेजिडेंसी फ्रॉम द डे वन नहीं मिलने वाला, अनलेस एंड अनटिल मेरा कोई फैमिली स्पॉन्सरशिप होती है। मैं अपनी फैमिली में पहला इंसान हूं जो बाहर निकला है। कनाडा सोचा, और कनाडा जब गया और कनाडा का जो मैंने वेदर देखा, भाई मेरे लिए तो बिल्कुल सूट नहीं करा, बहुत ठंड। तो कनाडा बहुत अच्छा, एक बहुत बड़ी मार्केट देता है क्योंकि यूएसए नेक्स्ट डोर है, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कनाडा का। लेकिन जो वहां का वेदर देखा मैंने, वो मुझे लगा कि नहीं, इस वेदर में मैं नहीं रह सकता। अब रह गया न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। अगर आप न्यूजीलैंड की इकोनॉमी को कंपेयर करोगे ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो न्यूजीलैंड की इकोनॉमी जितनी हमारी एक स्टेट क्वींसलैंड की इकोनॉमी है उसके बराबर है। तो इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया, और इफेक्ट भी है कि न्यूजीलैंड की आबादी आज की डेट में 35 लाख की है, ऑस्ट्रेलिया की आबादी रफली अराउंड 2 करोड़ की है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो न्यूजीलैंड के मुकाबले बहुत ज्यादा हैं, जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि ऑस्ट्रेलिया इज द बेस्ट प्लेस। तो ये तो थी आपकी चेकलिस्ट, जो आपने, बिकॉज आप इमिग्रेशन में थे और उससे पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कितने और काम कर लिए थे, तब तक आप थॉट प्रोसेस के बेस पे बहुत सारा मैच्योर हो चुके थे। तो जब इंडिया में एक बच्चा जो 18, 19, 20 ईयर्स की एज में होता है और उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि यार मैं तो ज़मीन बेच दूंगा आपके लिए, मैं तो यही कर सकता हूँ, मगर बेटा आपने डिसाइड करना है कि जाना कहाँ है। तो नाउ ही वांट टू गो समवेयर, कि कहीं ना कहीं जाना है। तो उसको वो फिर डिसाइड करता कि ये मेरा फलाने वाला दोस्त है, वो कनाडा गया हुआ है, मैं भी कनाडा जाऊंगा। तो जो दोस्त कनाडा गया है वो उसको वहाँ का वेदर शूट करता है, हो सकता है उसको ना करता हो, आगे जाके हेल्थ इशू आ जाए जैसे आपने बताया। तो ये पूरी डिसीजन लेने के लिए क्या क्या दिमाग में रखना चाहिए, जो जब आप सोचते हो कि कहाँ पे जाना है, जो बच्चे डिसाइड करने, जो उस कितना सीरियस डिसीजन है और हाउ इट इम्पैक्ट टू होल लाइफ। रॉबी, ये बहुत सीरियस डिसीजन है, और अनफॉर्चुनेटली जो बच्चे हैं जो आते हैं और जो बाहर निकल रहे हैं वो इस पे बहुत फोकस नहीं कर रहे हैं, और जिसके कारण बहुत ब्लंडर हो रहे हैं। अगर इस टॉपिक पे मैं बोलने लग जाऊं तो मुझे कम से कम आधा घंटा 40 मिनट चाहिए होगा, और बच्चा मेरी बात सुनेगा और समझेगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे उनके जो थॉट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसको हम अनफोल्ड करते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, इस पूरी डिटेल पे जाएंगे, और ता जो हमारे जो देखने वाले हैं उनको पता चल सके कि बिफोर वी टेकिंग दैट बिग डिसीजन ऑफ आवर लाइफ, कि हमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ का, किस किस चीज़ का कैसे कैसे ध्यान रखना है, और पेरेंट्स और फैमिली दोस्तों को इमोशनल ग्राउंड पे बात करनी है, या मेंटली इसको सोचना है, कैसे सोचना है। इस पूरी बात को हम जारी रखेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद फिर से आपके साथ हम राब्ता बनाने के लिए आ रहे हैं। मेरे साथ संजय जी हैं जो माइग्रेशन मैटर्स के एक्सपर्ट हैं।
तो आप चाहे यूएस में बैठे हो, कनाडा में बैठे हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, इंडिया में बैठे हो, कहीं भी आप बैठे हो, आप खुद या आपके कोई सगे संबंधी इस कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में या किसी और कंट्री में आना जाना चाहते हैं, जब परमानेंटली मूव होना चाहते हैं, बहुत सी बातें हम करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट कि हम ऑस्ट्रेलिया में आए तो अब क्या किया जाए। ये मूव करने का जो डिसीजन होता है, इसको लेने से पहले क्या क्या सोचना चाहिए, उस डिसीजन के बाद के क्या क्या सर्कमस्टेंसेज होते हैं, इस पे हम आज बात करने की कोशिश कर रहे हैं संजय जी के साथ। क्वेश्चन था संजय जी कि डिसीजन की चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए और इमोशनल ग्राउंड पे कितना काम होना चाहिए और इसको लॉजिक पे कितना काम होना चाहिए इसका, जब हम सोचते हैं कि हाँ इस कंट्री को हम इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं, किसी और जगह पे जा रहे हैं। अभी मेरे हिसाब से ये डिसीजन बहुत क्रूशियल डिसीजन है, और ये जब हम डिसीजन प्लान आउट कर रहे हैं तो इसमें इमोशन नहीं इन्वॉल्व होने चाहिए, अनलेस एंड अनटिल आपका कोई फैमिली मेंबर है और आप माँ बाप को ये लग रहा है कि बेटा पहली बार बाहर निकल रहा है जी, कभी घर से निकला नहीं है, मामा बैठा हुआ है, बच्चे की लुक आफ्टर कर लेगा, फिर तो इमोशन को इन्वॉल्व करिए जी। अगर आप किसी रिलेटिव के साथ नहीं रहने जा रहे हैं जी, बच्चे को अपने आप जहां पे भी जा रहा है अपने आप मैनेज कर रहा है जी, तो उस समय मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप इमोशन को इन्वॉल्व नहीं करें जी। सबसे पहले आप अपने से ईमानदार होइए कि आप करने क्या जा रहे हैं। आपको पीआर चाहिए है या केवल आपको पढ़ाई करनी है? तो फर्स्ट थिंग्स वी नीड टू नो कि आप 100% ईमानदार, मकसद क्या है। और ये आप ही का क्वेश्चन है और आपने अपने आप को ही आंसर देना है। अगर आपको पीआर चाहिए है जी, तो उसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि आप किसी कंसल्टेंट से मिलने जा रहे हैं, आप उसको बोलो कि नहीं मुझको पीआर चाहिए जी जी। कहीं ना कहीं इस फ्रंट पे एक बहुत मिस्टेक होती है जी। अब जैसे आज जो मैं बात कर रहा हूं मैं 100% प्रैक्टिकल कर रहा हूं, ताकि जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं मिले। थ्योरेटिकल नॉलेज तो बहुत वेबसाइट पे पढ़ी है, ब्लॉग में पढ़ी हुई है जी। नहीं, आज मैं रॉबी ने बुलाया है इस चैनल पे 100% वो बात करूंगा जो प्रैक्टिकल है। थोड़ा मेरा बिजनेस सफर करेगा बट स्टिल सच्चाई बोलनी चाहिए जी। शुरुआत करते हैं एक एक कंट्री से जी प्लीज। और अभी मैं उन कंट्री पे फोकस करूंगा जहां पे आप पीआर हो सकता है जी प्लीज। आजकल यूके अभी वीजा नहीं लग रहा था, यूके ने पोस्ट वर्क वीजा बंद करा हुआ था जी, पोस्ट वर्क वीजा खोल दिया है और इस समय यूके की फाइल बहुत बच्चे लगा रहे हैं जी, जबकि से यूके ने साफ बोला हुआ है कि उनके यहाँ पीआर नहीं है जी, लेकिन तब भी बच्चे कंसल्टेंट फाइल लगा रहे हैं क्योंकि यूके का वीजा इजीली आ रहा है। तो मीन्स एक बच्चा कंसल्टेंट के पास जाता है इंडिया में, जाके उसको पूछता है कि मैं इंडिया छोड़ना है, बेसिकली इनडायरेक्टली कि मैं ये कहीं जाना है। मीन्स आपने वो जो फ्लैग वाला लोगो अपनी गाड़ी के पीछे लगाना है ना, तो उनके दिमाग में वो है कि हाँ इनका लड़का यूके गया है, इंग्लैंड गया हुआ है और यूएस गया है कहीं भी, तो वो जाके बोलता है यार मुझे जाना है कहीं भी भेज दो। तो उसके आगे वाली जो थॉट है कि वहां पे जाके क्या होगा, मुझे लगता है वो मिस करते हैं। वेरी ट्रू। सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप यूके चले गए, आपने जाके 20-25 हजार पाउंड की एक पढ़ाई कर लिया, ठीक है। अब आप पढ़ाई आपने इन्वेस्टमेंट करी, अपना समय दिया हुआ है, आपको वो रिकवर करना है पहले तो, ठीक है। और नेचुरली अगर आप बाहर निकले हैं तो मेरा अपना तजुर्बा कहता है कि कहीं ना कहीं दिमाग के कोने में होता है कि नहीं यार अब ये परमानेंट होना चाहिए। और आप जब यूके पहुंचते हैं जहां पे ऑन द डे 1 पॉलिसी नहीं है पीआर की, और खासकर उस बच्चे के लिए जो डिप्लोमा लेवल की पढ़ाई करने जा रहा है, तो आपने पहला स्टेप ही गलत ले लिया। तो आप उस दरवाजे में एंटर हो गए जिसके आगे कोई फ्यूचर नहीं है। और फिर जब बच्चा
पढ़ाई कर लेता है, साल 2 साल उसके कमा लेता है और फिर उसे लगता है कि अब तो कुछ रास्ता ही नहीं रह गया, तो फिर वो वापस इंडिया जा रहा है और जो प्लानिंग हुई वो सारी बेकार हो गई। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया में। जी। ऑस्ट्रेलिया में पीआर चल रहा है, सबको मालूम है, स्किल माइग्रेशन चल रहा है, 189 वीजा, 190 वीजा, 491 वीजा खूब चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया पीआर दे भी रहा है जी। लेकिन सच ये कि जब मैं 2020 में बात कर रहा हूँ जी। आज की डेट में एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ऑस्ट्रेलिया में पीआर का मिलना बहुत मुश्किल है। वो क्या? बहुत बहुत मुश्किल है। रीजन भी रॉबी, आज की डेट में स्किल सेलेक्ट हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन प्रोग्राम को, जिसमें इनविटेशन पहले महीने में 2 इनविटेशन आते थे जी। आज की डेट पे 1 इनविटेशन आता है और उसमें पॉइंट्स की कट ऑफ होती है 90 पॉइंट, 95 पॉइंट्स जी। आज जो कट ऑफ चल रही है 2017 के बाद, उसमें कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई जा रही है 80, 85, 90, 95 कि जो एक स्टूडेंट जो 12 पास आउट आया है जी। उसके लिए इन पॉइंट्स पे पहुंचना बहुत मुश्किल है। आप डिप्लोमा ट्रेड के कोर्स करने आ रहे हैं जी। आपने ट्रेड की पढ़ाई कर ली, आपको पीआर के लिए स्किल असेसमेंट चाहिए जी। स्किल असेसमेंट के लिए आपको जॉब रेडी टेस्ट पास आउट करना पड़ेगा। जॉब रेडी टेस्ट पास आउट करने के लिए आपको फुल टाइम जॉब ढूंढनी पड़ेगी जी। अपने ऑक्यूपेशन में। सच ये है 100 में से 90 बच्चे अपनी ट्रेड से रिलेटेड पढ़ाई जॉब नहीं कर रहे हैं। बच्चा कोर्स कर रहा है डिप्लोमा इन मोटर मैकेनिक, जॉब कर रहा है किसी रेस्टोरेंट में या उबर ईट्स में या टैक्सी ड्राइव कर रहा है या ट्रांसपोर्ट जॉब कर रहा है। तो पढ़ाई तो कर रहा है लेकिन पढ़ाई के ड्यूरेशन में उसने एक्सपीरियंस नहीं गेन हो रहा, उसके थॉट्स क्लियर नहीं हैंगे, उसको मोटर मैकेनिक की जानकारी नहीं है। कोर्स कर रहा है वो लेकिन उसको जो जानकारी होनी चाहिए वो नहीं है। मुझे ये लगता है कि ये हमारा काफ़ी हद तक ये भी है कि हम वी डोंट पुट के हम अपने दिमाग से ज़्यादा सोचना ही नहीं चाहते। हमारे लोग ऐसे हैं कि चलो यार पूछ लेते हैं, पैसे दिए हैं तो सोचने के भी दिए पास साथ में। तो फिर क्या है कि जब हम खुद नहीं सोचते तो जब आप सोचने का काम भी किसी और को दे देते हो जो खुद इंडिया में बैठा है और वो आपके लिए वो रास्ता क्या डिजाइन करेगा जो खुद ही उस रास्ते पे नहीं चला। तो मुझे लगता है कि या तो दो ये चीजें होनी चाहिए, या तो आप माइग्रेशन एजेंट जो ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है उसके साथ बात करो, जिस सिटी में आप जाना चाहते हो उसी सिटी का माइग्रेशन एजेंट लो। दर्शकों को मैं अपने को बताना चाहूँगा कि किसी भी जब आप इंडिया से बाहर जाते हो तो आपका एक डॉक्टर फिक्स होना चाहिए, वो एक ही होना चाहिए, और माइग्रेशन एजेंट भी एक ही होना चाहिए, बिकॉज वो आपकी एक लॉन्ग जर्नी है। तो ये कुछ लोग हैं जो आपके साथ जुड़े होते हैं, आपकी पूरी फाइनेंशियल और फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ को ट्रीट करते हैं, और वो उसको चूज करना जैसे पार्टनर को चूज करना होता है। तो काइंड ऑफ वो चॉइस हम इसमें मुझे ये लगता है कि आप बताना मुझे अगर मैं राइट नहीं होगा कि हम अगर जिसके पास जाते हैं, हम एक डोर में जाते हैं, वो बोलते हैं कि भाई आपका वीजे में ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको वो एजेंट अच्छा नहीं लगता उस जगह पे। बिल्कुल सही बात। और दूसरी डोर पे जाते हो तो आपको वो बोलता है कि कोई बात नहीं, हम कर देंगे सर, बड़े बड़े कोई काम किए हैं। तो मगर वो फिर वहां पे आप ज्यादा पैसे भी देने को तैयार होते हो, मगर बाद में वो आपको भेज तो देते हैं और बाद में आके पता चलता है कि यहाँ पे आप आके कोर्स चेंज कर रहे हो और एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो। ये थॉट प्रोसेस हमारे लोगों का कैसे चेंज किया जा सकता है, कहाँ पे फेलियर है, और जो माफिया टाइप एजेंट्स बैठे हैं जिसकी वजह से वो थॉट आती है हमारे दिमाग में कि जब हम एजेंट बोलते हैं या माइग्रेशन काम बोलते हैं इंडिया में, तो हमारे दिमाग में ऑलवेज नेगेटिव साइड आती है उसकी कि उसने उसके पैसे मार लिए, उसने ये कर लिया। तो ये माफिया, जो इस टाइप का माफिया बैठा है उस इंडस्ट्री में, उसकी वजह से वो उस थॉट को डेवलप ही नहीं होने देता। जब हमारी पेरेंटिंग उस टाइप की नहीं हुई होती और हम अपने बच्चों को उस हिसाब से डेवलप ही नहीं कर रहे बचपन से कि ये इसको बाहर भेजना है,
जैसे होता था पहले जमाने में कि यार एक बच्चा, 2 बच्चे हैं, चलो एक को तो फौज में डाल देंगे हम, तो उसको बचपन से ही उस हिसाब से डेवलप किया जाता, उसको मेंटली उस हिसाब से तैयार किया जाता कि वो फौज में ही जाएगा। तो वो चीज़ कहीं मिसिंग हो रही है कि हमारी डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है, पेरेंटिंग में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं सोसाइटी में प्रॉब्लम है। क्या सोचते हो आप? बिकॉज आप ऐसे कब से आप कितने केसेस को फेस कर रहे हो जिसमें ऐसे रिजल्ट आते हैं? मेरा मानना ये है कि पहले तो आप मान लीजिए आप होशियारपुर में बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप होशियारपुर से बाहर निकलिए, पेरेंट्स को निकलना पड़ेगा जी। कोशिश ये होनी चाहिए पेरेंट्स की या बच्चों की, जो भी बैठे हुए हैं, कि हमें एक राइट कंसल्टेंट मिल जाए जो हमें एक राइट गाइडेंस दे दे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। जब आपने बोला कि राइट कंसल्टेंट मिल जाए, तो वो फीस से हिसाब से डिसाइड होता है, उसको कैसे डिसाइड करें कि हु इज द राइट? नहीं, देखिए मेरा अपना मानना ये राइट कंसल्टेंट, मान लीजिए मेरे पास एक कॉल आई थोड़ी देर के लिए जी, और क्लाइंट कहता है कि आप मुझे बता दीजिए कि मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं पीआर के लिए। अभी मेरी क्लाइंट से कोई बात नहीं हुई, क्लाइंट की क्या क्वालिफिकेशन है जी, क्या एक्सपीरियंस है, कितनी अच्छी इंग्लिश है, मैंने कुछ नहीं मालूम मुझे, और मैं कह देता हूं आप एलिजिबल है, मींस दैट काटी मार दो वहां पे अपने दिमाग में जो चेकलिस्ट है, आप उसको मना ऑन दी अदर एक कंसल्टेंट आपसे आता है जी, और वो आपसे कहता है पहले एक आधे घंटे एक डिस्कशन करते हैं प्रॉपर जी, 12th में कितनी अच्छी परसेंटेज थी, क्या आप करना चाहते हैं जी, इंग्लिश कितनी अच्छी है, कितने फंड्स आपके पास पड़े हुए हैं जी, क्या आपका कोई रिलेटिव ऑस्ट्रेलिया में रहता है या क्या। एक डिस्कशन हो रहा है जिसपे मैं पहले केस को समझने की कोशिश कर रहा हूं जी, और जब मेरे पास क्लाइंट के सारे फैक्ट हैं जी, तब मैं क्लाइंट को एक राइट सॉल्यूशन दे सकता हूं। सबसे बड़ी और इस दूसरी चीज, अगर आपको एक कंसल्टेंट को पकड़ना हो जी, एक बहुत गलत आदत है हम लोगों की, जिसमें मैं अपने को भी इन्वॉल्व कर रहा हूं, हम एशियंस की, एक कहावत है पेनी वाइज वाइज एंड पाउंड वाइज फुलिश। जो कंसल्टेंट अच्छा काम कर रहा है और जो ईमानदार काम कर रहा है जी, आपको ये मानना पड़ेगा वो खाली नहीं बैठा हुआ है, क्योंकि उसने अपनी गुडविल बनाई हुई है जी, वो अगर आपसे 1000-1500 रुपए कंसल्टेशन के मांग रहा है, आप उसको दे दीजिए, आप 1000-1500 रुपए दे के 10-15 लाख रुपए बचा लेंगे। और वो तब नहीं हमें दिखते, तब हम देख नहीं पाते, बिकॉज वो बिहाइंड द कर्टन सीन है। वो जब स्टूडेंट यहाँ पे आता है या किसी भी कंट्री में जाता है तो जाके वहाँ पे कोर्स चेंज करता है, 6 मंथ की फीस पे करता है, तब उनको समझ आता है कि यार। और फिर दुखांत ये है, सैड ये है कि जब यहाँ आया हुआ अपने किसी सगे संबंधी को इंडिया में बोलता है कि भाई आप ये मत करना, फिर उनको लगता है ये हमें मिसगाइड कर रहा है। तो ये बातें जारी रहेगी जी। इस ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं दोस्तों आपकी कचहरी में। जी वेलकम बैक दोस्तों। उम्मीद करते हैं हमारी बातचीत आपको अच्छी लग रही होगी और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही होगी जो आपको फ्यूचर निर्धारित करने के लिए, आपका फ्यूचर डिसाइड करने के लिए आपको हेल्पफुल होगी, आपके लिए या अपने आपके सगे संबंधियों के लिए।
सो मेरे साथ हैं संजय जी, ये बहुत सी अच्छी बातें अच्छे तरीके से हमें बता रहे हैं, और उम्मीद तो यही है कि मेरे साथ आप भी कुछ सीख के आ जाओगे इस प्रोग्राम से। बस थोड़ा सा समय और हमारे साथ बने रहिए, हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर कर सकें। संजय जी, ये जो बात मैं कर रहा हूँ कि माइंड सेट है जो हमारे लोगों का, इंडियन लोगों का, ये जेनेटिकली है ज़्यादा, जिस हिसाब से हम सोचते हैं, सभी इंडियंस ऐसे सोचते हैं, हमारे दादों ने भी सोचा था, परदादों ने भी सोचा था, हम भी ऐसे सोचेंगे, नेक्स्ट वालों को भी हम दूसरे तरीके से नहीं सोचने देंगे, हम तो ऐसे ही करेंगे भाई। ये हिसाब किताब है या वी नीड टू चेंज समवेयर? नहीं, चेंज तो करना होगा रॉबी, चेंज बहुत जरूरी है। जैसा आपने कहा, कंसल्टेंट टू एडिलेड में बैठा हुआ हूँ, बच्चे आते हैं, मास्टर की फीस 1 सेमेस्टर की चलेगी जी, 1 सेमेस्टर की मास्टर की फीस ऑन एन एवरेज 14 से 15,000 डॉलर, मतलब मान के चलो 7-8 लाख रुपए जी। बच्चा यहाँ पे आता है, क्लास लगाता है, महीने भर बाद कहता है कि उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे जैसे कंसल्टेंट के पास आता है, और जब मैं उससे पूछता हूँ कि भाई ये कोर्स आपने क्यों चूज कर लिया जी, तो क्लाइंट कहता है सर, कंसल्टेंट ने कहा कि इसमें वीजा ग्रांट के चांसेस अच्छे हैं, हमने कोर्स चूज कर लिया। यहां पे आके 1 सेमेस्टर की फीस उसकी बेचारे की 7-8 लाख रुपए की वो फीस खराब हो जाती है, 6 महीने का समय खराब हो जाता है। अब वो दूसरा कोर्स लेता है, फिर से 1.5 साल बाद एक नया वीजा स्टूडेंट अप्लाई करता है, नए फंड्स दिखाता है, खर्चे पे खर्चे करते चला जाता है बच्चा। और ये शुरू में जो उसने 7-8-10 लाख रुपए खराब करे, ये बड़े आराम से रुक सकते थे, अवॉइडेबल थे, लेकिन नहीं, कोई डिस्कशन नहीं हुआ। क्लाइंट कोर्स सेलेक्ट हो गया, कंसल्टेंट ने कोर्स सेलेक्ट कर लिया। जिस कंसल्टेंट ने पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई बच्चे ने करनी है। लेकिन ये बहुत गलत हो रहा है। आज बहुत जरूरी है कि जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ कंसल्टेंट से डिस्कशन प्रॉपर करिए। आप बताइए कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। पीआर की बात रही, आज की डेट में इतने ऑक्यूपेशन है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो आपका कनाडा हो, पीआर कोई मुश्किल नहीं है। आज की डेट में भी पीआर के पूरे चांसेस हैं, प्रोवाइडेड आपके पास एक सॉलिड प्लान होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि देखो, अगर मैं ट्रेड के कोर्स में आ रहा हूं तो मुझे जो 1.5 साल का वर्किंग वीजा लगेगा, उसमें 1 साल के अंदर जॉब रेडी टेस्ट पास आउट करना है। अगर ऑस्ट्रेलिया आ रहा हूं, जॉब रेडी टेस्ट पास आउट करने के लिए एम्प्लॉयर चाहिए, और एम्प्लॉयर आपको जॉब तब देगा जब आपके पास स्किल होंगी, और स्किल्स तब आएंगी जब आप अपनी स्टडी के ड्यूरेशन में आप सीरियस हैं, और खुदा ना खास्ता आपने एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ ली है जो आपके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, तो स्किल्स आपके पास नेचुरली आ जाएंगी। मेरे जैसे को साइकिल की चैन चढ़ानी नहीं आती, और यहाँ पे आ जाते हैं कि ऑटो मैकेनिकल कोर्स करना, राइट, तो मींस उसके लिए वहां पे पता नहीं कि फ्यूल कैसे चेंज करना है, कोई चीज कभी मींस वो इंटरेस्ट ही नहीं है। right. अपने बेडरूम को कभी ऑर्गेनाइज नहीं किया होगा, अपने रूम को, और बिजनेस मैनेजमेंट करने का कोर्स हम करें, तो मींस वी नीड टू आइडेंटिफाई कि मेरे में स्किल क्या है, व्हाट आई कैन डू, कहाँ पे मैं पीक पे हूँ, कहाँ पे मेरा इंटरेस्ट है। वो भी मुझे लगता है फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अपने सेल्फ एनालिसिस। बिल्कुल। एक दूसरा जो मैं इस पूरे उसमें सोच रहा हूँ, जब आप बात कर रहे तो मैं वो सिनेरियो को इमेजिन कर रहा था, और यहाँ पे मुझे लगता है जो माइग्रेशन का काम करते हैं इंडिया में, उनको भी इसमें ध्यान देना चाहिए। अगर कोई ना कोई कहीं ना कहीं देख रहा है हमें, तो वो ये है कि वहाँ पे जब आप किसी भी माइग्रेशन ऑफिस में जाते हो जहाँ पे आप वीज़ा लगवाने के लिए, तो उसने आगे एक स्टाफ रखा था, लड़के लड़कियाँ जो आपसे फॉर्म वगैरह भरवाते हैं, और मोस्ट ऑफ दम में क्या वो खुद ही आपको एडवाइस दे देते हैं, और उसके बाद जब आपकी फाइल दी जाती है, उसके बाद आप पेमेंट कर देते हो, फिर उसके बाद आपका केस पूरा चल जाता है। फिर जो मेन पर्सन है, हु इज द एप्लीकेशन फिल करता है, जिसका बिजनेस है वो, फिर वो आपके साथ इंटरेक्ट करता है। मुझे लगता है वो अदर वे होना चाहिए अराउंड, कि उसको फर्स्ट रिसेप्शन पे होना चाहिए, वो उसी को एंटर करवाए,
जो वाकई जेन्युइन हो और राइट एडवाइस दे, जो दूसरी टीम है वो उसके लिए काम करे और उसके पेपर वर्क करे। बिकॉज जब जब आपको जब आपके पास, फॉर एग्जांपल मैं माइग्रेशन का काम करता हूँ, जब मेरे पास एप्लीकेशन आई तो मैं देखा ये तो हो ही नहीं सकता, फिर मैं यहाँ वहाँ तोड़ फोड़ करके उसको वीज़ा लगाने की कोशिश करता हूँ। तो एक पर्सन, एक फादर जिसने अपनी ज़मीन बेची और अपने और एसेट्स जो हैं वो लाइफ के उस पे लगाए, उसकी लाइफ में उस इंसिडेंट से क्या हुआ, क्या बापरा, किसी ने सुसाइड की, कोई पीछे चला गया पूरी लाइफ में, वो मुझे लगता है वो एजेंट्स नहीं देख पाते। हाँ रवि, आपने बिल्कुल सही बोला कि आपको जिस दिन आपकी फर्स्ट कंसल्टेशन होगी, वो फर्स्ट कंसल्टेशन राइट पर्सन से होगी, किसी रिसेप्शन से, किसी ऑफिस बॉय से नहीं होगी। उस कंसल्टेंट से होगी जिसके पास नॉलेज है, जो आपके केस को पूरा समझ सके, आपकी रिक्वायरमेंट्स को समझ सके, और वो कंसल्टेंट फिर सजेस्ट करेगा आपकी रिक्वायरमेंट पे कि ये कोर्स, ये कंट्री आपके लिए सही है। उस कंसल्टेंट के स्टाफ होगा जो उस कंसल्टेंट की हेल्प करेगा। लेकिन शुरू में आप किसी रिसेप्शन पे जाके किसी काउंसलर से जो कभी इंडिया से बाहर निकला नहीं, वो आपको कि ऑस्ट्रेलिया में पीआर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में ये कोर्स, वो गलत है। आपको हमेशा जो राइट कंसल्टेंट है, जो आपकी फाइल को तैयार करेगा और आने वाले समय में आपके पूरे प्रोसेस को मैनेज करेगा, आपको कंसल्टेशन उससे लेनी है। मैं अपने ऑफिस की बात बताऊं, मेरे ऑफिस में कोई भी क्लाइंट है, पहली बार जब वो आ रहा है तो बात मैं करता हूं, मैं केस को समझता हूं, अपने फाइल नोट तैयार करता हूं, क्लाइंट को गाइड करता हूं। क्लाइंट अगर सर्विसेज हायर कर लेता है तो मैं अपने स्टाफ को ये जरूर बताता हूं, भाई ये डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना है, आप ये डॉक्यूमेंट चेक कर लो। लेकिन क्योंकि केस मैंने तैयार करना है, फर्स्ट कंसल्टेशन क्लाइंट की मेरे साथ होगी, ताकि अगर क्लाइंट के केस में कुछ कमी है तो मैं क्लाइंट को शुरू के फर्स्ट स्टेप पे बता दूं कि नहीं, आपके केस में ये प्रॉब्लम है, पहले इसकी वर्कआउट करिए, और उसके बाद आप चाहे ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या न्यूजीलैंड के स्टूडेंट वीजा या विजिटर वीजा या पीआर, कोई भी वीजा, उसकी बात की प्लान करिए। मुझे ये भी लगता है संजय जी कि आज जो टेक्नोलॉजी का युग है, आप यहाँ पे बैठे बैठे कहीं भी दुनिया में फेस टू फेस बात कर सकते हो थ्रू स्काइप, मेनी अदर रिसोर्सेज। तो अब उस जो ट्रेडिशनल वे था, जो पटियाला या चंडीगढ़ की उस मार्केट में जाके जहाँ पे बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, आप जहाँ भी जाते हो तो उनको देख के, उस बोर्ड के साइज को देख के आप डिसाइड करते हो कि इसके पास चलते हैं, इसकी दुकान ज़्यादा चलती होगी, ज़्यादा अच्छा होगा इसके पास। उससे बेहतर ये है कि आप जिस कंट्री में जाना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया के आप जो लोकल यहाँ के माइग्रेशन एजेंट हैं उनकी गूगल पे सर्च कीजिए, उनका रिव्यू देखिए और उनको कॉन्टेक्ट कीजिए। मगर यस, वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है मुझे लगता है, बिकॉज यहाँ पे आप डॉलर्स में टाइम आपका चल रहा है और आवरली आपको कंसल्टेंसी दी जा रही है, वो उस वहाँ के मुकाबले बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहेगी। मगर वही बात मुझे लगता है कि आप बचा ज़्यादा रहे हो, बिकॉज आपको डायरेक्शन राइट दी गई है। मेंटर जो आपकी लाइफ में, जो अगर आपको गाइड अच्छा मिल जाए तो मुझे लगता है इंसान कुछ भी कर सकता है, वो बहुत ज़रूरी है। सो आपको ये जो न्यू टेक्नोलॉजी चल रही है इसके हिसाब से, या जो इन्वायरमेंट, इसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं जो लोग हमारे पंजाब में या इंडिया में रह रहे हैं, या अभी वो दे आर फार अवे? ना, दे आर फार अवे। और बहुत सरप्राइज होता है इंडिया में, अब हम जाते हैं, देखते हैं, हर एक के पास फोन है, बट स्टिल क्लाइंट उम्मीद करता है कि होशियारपुर वाला हैगा, वो होशियारपुर में किसी एजेंट को ढूंढना चाहेगा, जो मोगा से है वो मोगा में ढूंढना चाहता है। और ये सोचना कि कोई कंसल्टेंट आपका ऑस्ट्रेलिया में बैठा है और वो आपको सर्व नहीं कर सकता, ये बिल्कुल गलत है। और मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कोई कंसल्टेंट जो न्यूजीलैंड में बैठा है या ऑस्ट्रेलिया में बैठा है या कनाडा में बैठा हुआ है, जितनी ईमानदारी आपको इन कंसल्टेंट्स से मिल जाएगी, उतनी ईमानदारी आपको हरियाणा में या पंजाब के किसी कंसल्टेंट के पास नहीं मिलेगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और एक चीज और मैं आपसे बोलना चाहूंगा, आपने कहा कि
डॉलर में, हम्म, देखो रॉबी ये चीज मुझको भी मालूम है जी और ये चीज हर कंसल्टेंट, हमें भी मालूम है कि अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे $100 लेता हूँ तो $100 5,000 बनते हैं और मुझे मालूम है कि इंडिया में 5,000 रुपए एक बहुत बड़ी रकम है। जी तो मेरे जैसा जो भी कंसल्टेंट है जो सर्व करना चाहता है, हमने इंडियन क्लाइंट के साथ ऑलरेडी फीस बहुत कम रख रखी है कि नहीं यार इन क्लाइंटों को सही गाइडेंस मिल जाए और जब ये यहाँ पे आ जाएंगे डॉलर में कमा रहे होंगे उस समय हम इनसे डॉलर की बात कर लेंगे। मुझे मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है, इसी को हम बोलते हैं कि आप चाहे इंडिया से आ गए हो, यहाँ पे आके अपना काम कर रहे हो, एज ए कंसल्टेंसी बिजनेस चल रहा है, तो जब आप इंडिया के बारे में सोचते हो तो वहाँ पे बिजनेस नहीं बीच में आता, वहाँ पे इमोशंस जो नेशन के वो इन्वॉल्व हो जाते हैं और आप कोशिश करते हो कि यार उसको बता दें, समझा दें, मगर फिर आप 1 घंटा उनके साथ लगाते हो, मगर जो दूसरे हैं वो फोन करके वो चाय भी पिलाते हैं ना, वो 1/2 ले आना चाय, तो आप अच्छा जी बापू जी आए हैं, बापू जी, तो वो सब कुछ जो वहाँ पे चलता है वो हम तो यहाँ पे कर नहीं पाते। तो मुझे लगता है इमोशनली ब्लैकमेलिंग जो होती है इंडिया में वो भी एक फैक्टर है जो हाँ वो इनको डिस्टर्ब करता है। हाँ, लेकिन जो अच्छे क्लाइंट हैं, जो मैच्योर क्लाइंट हैं, उनको चीज समझ में आ जाती है और वो एक अच्छा कंसल्टेंट ढूंढ लेते हैं। तो थोड़ा सा क्लाइंट्स को और उनके पेरेंट्स को थोड़ी समझदारी करनी पड़ेगी, मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो फर्स्ट डिस्कशन है वो आप एक राइट पर्सन से कर रहे हैं जो आपके केस को मैनेज करने जा रहा है, जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन आपके केस से रिलेटेड है। आपने उसको अपनी रिक्वायरमेंट बता दी है, कितने परसेंटेज मार्क्स हैं, आने वाले समय में आप क्या करना चाहते हैं, ये आपने उस आदमी को बताई है जो आपका केस मैनेज करने जा रहा है और आने वाले समय में 2, 4, 5 साल तक आपसे जुड़ा रहेगा। जी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जैसा काम होता है, ये एक बार का नहीं होता और मैं देखता हूँ वही लोग उन्हीं के पास जाते रहते हैं और जाना भी चाहिए, बिकॉज आपकी पूरी हिस्ट्री उनको पता होती है। आप उस तरीके से लीगल वे से नहीं दूसरे को बता सकते। सो इससे अच्छा, नेक्स्ट जब आप डिसाइड कर लेते हो फिर वो पूछा जाता है कि आप कॉलेज में जाओगे, यूनिवर्सिटी में जाओगे, ये डिफरेंट एरियाज हैं, तो लीडिंग टू डिप्लोमा डिग्री ये वो सारा कुछ चलता है, ये हम यहाँ पे समझते हैं, मगर वहाँ पे जो जिसके दिमाग में ये सब कुछ होता है तो उनको कैसे डिसाइड करना चाहिए ये सब? अगर मुझे कोई पर्सनल ऑप्शन दे तो मैं 12th के बाद बच्चों को नहीं अलाउ करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि 12th तक बच्चा 18 साल तक मोस्टली, और खासकर इंडियन बच्चे जहाँ पे पेरेंट्स एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 12th तक तो वो अपने के साथ बेड में सोते रहते हैं उसी मंजे में। तो जी, मैं चाहूँगा 12th के बाद बच्चे को, अनलेस अनटिल बच्चा बहुत मैच्योर है जी, 12th के बाद नहीं निकलना चाहिए। बैचलर के लिए, मास्टर के लिए, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया आइए, चाहे न्यूजीलैंड जाइए, चाहे कनाडा जाइए, आप तब तक मैच्योर हो चुके होते हैं, आपको क्या करना है इसका काफी हद तक आइडिया आ गया होता है, जो आने वाले समय में एक बच्चे को बहुत हेल्प करता है। जी। और अगर आप 12th के बाद अगर किसी को निकलनी है तो प्लीज आप अपने से ईमानदार होइए कि आप क्या करना चाहते हैं। इंडिया में ट्रेड के कोर्सेज अच्छी निगाहों से नहीं देखे जाते हैं। आईटी कि वर्ड अगर कोई कहे कि मैं कहूं कि मेरा बेटा प्लम्बर बनने जा रहा है तो लोग सीटी बजाने लगेंगे। जी, लेकिन आज की डेट में चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या न्यूजीलैंड हो या कनाडा हो, सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट है वो ट्रेड प्रोफेशनल्स की है। तो अगर आपने 12th कर रखा है और अगर आपको कोई, मतलब ये नहीं कि अगर मैं प्लम्बर का कैरियर ले लूंगा तो आने वाले समय में लोग क्या कहेंगे, तो प्लीज ट्रेड के कोर्सेज बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, ज्वाइन करिए, ट्रेड से रिलेटेड जॉब को ढूंढिए, भले ही आपको उसमें कम पैसे मिल रहे हो, थोड़ा टफ हो वर्किंग, भले आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस पैसे दे के ही बनवाया है, मगर फिर भी कुछ ना कुछ सीख ही लेना चाहिए। प्लीज अपने कोर्स से रिलेटेड जॉब
को फाइंड आउट करने की पूरी कोशिश करिए अगर आपको पीआर चाहिए है। जी बिल्कुल। दोस्तों, मिलते हैं आखिरी सेगमेंट में इस छोटी सी ब्रेक के बाद। इसी तरह हमारे साथ अपना राब्ता बनाए रखें। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੱਕ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਸੰਜੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮਾਈਂਡਸੈਟ, ਇੰਡੀਅਨਸ, ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋਰ ਪਾਂਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ एक्सपीरियंस तजर्बे के नाल इन्हां दे जैन दे विच। संजय जी, अभी हमारे पास कुछ समय और है प्लीज। तो आपके लंबे करियर में आपने बहुत से ऐसे केस आए होंगे, आपने सोचा होगा यार ये नहीं होना चाहिए हमारे लोगों के साथ, इसने वहां से वो ये भी बता सकता था कि रास्ता ये भी जाता है और यहाँ पे भी उसको पैसे बन सकते थे, उसने इसको इस रास्ते में दे दिया। गुस्सा तो आता होगा कहीं ना कहीं, जब बहुत ज्यादा। वो कोई सिनेरियो ऐसा एक केस अभी सुनाना चाहूंगा जी, और ये केस अभी 1 महीने पहले मेरे एडिलेड ऑफिस में हुआ है जी। कैथल से एक फैमिली मेरे पास आती है जी। वो ऑस्ट्रेलिया एक बहुत अच्छे परिवार का लड़का, मिसेस और एक उनका बच्चा है जी। फर्स्ट क्लास काम चल रहा है कैथल में उनका जी। और जो मिसेस थी उनकी, जो लड़का मेरे पास आया, उनके एक रिलेटिव यहाँ पे एडिलेड में रहते हैं जी। उसकी सिस्टर रहती है। इनफैक्ट सिस्टर ने अपनी बहन से कहा कि तुम ऑस्ट्रेलिया आ जाओ जी, टूरिस्ट वीजा पे घूमने फिरने। जी। फैमिली एडिलेड आ गई जी। विजिटर वीजा पे। जी। उन्होंने कहा कि अब विजिटर वीजा पे आए हो, किसी कंसल्टेंट से मिले, बड़ा अच्छा लगा, उसने कहा स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर लो जी। विजिटर वीजा पे उन्होंने स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर दिया जी। 8503 की कंडीशन नहीं थी, मतलब वो अपना वीजा लॉन्च कर सकते थे जी। स्टूडेंट वीजा रिफ्यूज हो गया। विजिटर वीजा जब आपका ग्रांट होता है तो आपके पास वर्किंग राइट नहीं होते हैं विजिटर वीजा पे। जी। उन्होंने जब स्टूडेंट वीजा अप्लाई करा, जी, जो विजिटिंग वीजा आया उनके पास, जी, उस पे भी वर्किंग राइट नहीं थे जी। स्टूडेंट वीजा रिफ्यूज हो गया जी। अब वो रिव्यू, जिसको हम एईटी बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एईटी रिव्यू, पहले हम आरटी बोलते हैं, अब एईटी रिव्यू बोलते हैं। अब वो एईटी रिव्यू में चले गए कि हमारा स्टूडेंट वीजा रिफ्यूज नहीं होना चाहिए। जी। आज की डेट में एईटी की जो हियरिंग होती है 2-2 साल, 2.5 साल लग रहे हैं। इतनी ज्यादा फाइल्स हैं। इतनी ज्यादा फाइल्स हैं। 2 साल तक उस परिवार के पास वर्किंग राइट नहीं होंगे। एक अच्छा खासा परिवार जो कैथल में काम कर रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, एक गलत कंसल्टेंट से मिला जिसने कीड़ा डाल दिया कि स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर लो, जिसके आने के कोई चांसेस नहीं थे, लेकिन स्टूडेंट वीजा डलाया गया। और डलाया गया तो ये नहीं बताया गया कि अगर रिफ्यूज हो गया तो क्या वर्किंग राइट नहीं होंगे, और वर्किंग राइट आप मांग नहीं सकते, क्योंकि जब आपने स्टूडेंट वीजा डाला था तो आपने $50,000 के फंड दिखा दिए थे उस समय कि हमारे पास $50,000 पड़े हैं, मेरी मिसेस पढ़ना चाहती है। अब आप 1 महीने बाद वर्किंग के लिए जब जाते हैं तो इमिग्रेशन कहता भाई पिछले महीने तो आपने $50,000 के फंड दिखाए थे, वो फंड कहां चले गए? तो जब ऐसा होता है
बहुत 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 खलता है। तो इसमें फॉल्ट किसका है कि जो हमारा स्टूडेंट आता है किसी माइग्रेशन एजेंट के पास, वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, उसके पास तो नॉलेज ही नहीं, उसको ये नहीं पता कि क्वेश्चन क्या करना है अपने फ्यूचर के लिए। तो ये कहाँ तक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है माइग्रेशन एजेंट की टू डिलीवर ऑल इन्फॉर्मेशन, और ये कौन सा ग्रे एरिया है जिसको वो यूज़ कर जाते हैं और उसको इमोशनली ब्लैकमेल करके ऐसे वीज़ा लॉन्च कर देते हैं? अभी कुछ हद तक मैं क्लाइंटों को भी ब्लेम करूंगा जी। आप क्लाइंट के साथ 100% ईमानदार हुई है और क्लाइंट आपको सही नहीं लेगा, उसे लगेगा नहीं यार ये तो गलत आएगा। ऑन दी अदर हैंड आपको मालूम है ये वीजा नहीं आएगा। नहीं, कई बार ये भी होता है ना, इंडिया में किसी बाबा जी ने उनको बोल के भेजा होता है ना कि जब आप जाओगे वहाँ पे आपकी पीआर हो जाएगी बच्चा, तो उन्होंने कमाई की होती है, तो वहाँ पे उन्होंने, तो उसकी वजह से भी हो जाता है कई बार। तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से बोलूंगा जो मैंने पहले भी बोला जी। आप किसी भी कंसल्टेंट के पास आए, आप संजय कपूर के पास आइए, आप अपने केस को पूरा डिस्कस करिए, समझिए कि मैं संजय कपूर क्या प्लान आउट कर रहा हूं जी, और उसके बाद एक्शन आप लीजिए। सब आते ही ये कोई डिस्कशन नहीं सर पीआर लॉन्च करना है, ये गलत है। कितने पैसे लगेंगे, कितने पैसे लगेंगे, पहले आप अपने की, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, आपने इंडिया में क्या कर रखा है, ऑस्ट्रेलिया आप कब आए, आने के बाद आपने क्या करा, कौन सा आप जॉब कर रहे हैं, कितना अच्छा आपका आइल्स का रिजल्ट है, इंडिया में आपके पास कितने साल का वर्क एक्सपीरियंस था, स्किल असेसमेंट आपकी हो सकती है। आपको ये डिस्कशन करना पड़ेगा और इस डिस्कशन में 30, 40, 50, 1 घंटा लग रहा है। आप कंसल्टेंट के साथ बैठिए, उसकी एक जो मिनिमम फी आपको उसने डिस्कशन की है आप उसको दीजिए जी। और मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके 60, 70, 50, $100 की जो कंसल्टेशन है वो आपके हजारों डॉलर बचा देगी। ठीक है, तो इस आपको एक प्रॉपर डिस्कशन कंसल्टेंट के साथ हर हालत में करना चाहिए जी। तो ये जो स्टूडेंट वीज़े वाली बात है, जो विजिटर वीज़े के बाद हम कोशिश करते हैं कि हाँ डाल दिया जाता है, तो ये लीगली ये मुझे लगता है ये बहुत से वीज़े ऐसे डले हैं पीछे, अभी तो ये टोटली वर्क नहीं कर रहा है ये फार्मूला एज पर माई इंफॉर्मेशन। तो ये कोई ग्रे एरिया था जिसको यूज़ किया yes. और अभी डिपार्टमेंट उस पर अलर्ट हो गया है और उसको ये ग्रे एरिया था। लेकिन रॉबी मुझे अपने केस को भी देखना है। मान लीजिए मेरी एज 45 की मेरी एज है जी, और मैंने 22 की एज में पढ़ाई छोड़ रखी है, 23 इयर्स का मेरा गैप है और मैं एक जस्ट एक स्टूडेंट वीजा लॉन्च कर रहा हूं जी। नहीं, आपके पास कोई एक प्रॉपर लॉजिक, एक सबमिशन है कि भाई 23 साल के गैप के बाद ये कोर्स जो मैं ज्वाइन करने जा रहा हूं, ये कोर्स मेरे कैरियर में जब मैं इंडिया जाऊंगा कैसे हेल्प करने जा रहा है जी। तो इसीलिए बहुत जरूरी है, आप चाहे ऑस्ट्रेलिया जाएं, चाहे कनाडा जाएं, चाहे न्यूजीलैंड जाएं, आप एक डिस्कशन प्लीज, जो आपकी फाइल को लॉन्च करने जा रहा है, जो आने वाले समय में भी आपके केसेस को मैनेज करेगा, उसके साथ डिस्कशन जरूर करिए जी। और अगर वो कंसल्टेंट आपके साथ डिस्कशन करने से मना कर दे तो मैं तो कहूंगा कि आप उसको हाथ जोड़िए, नमस्कार करिए और उसके गेट से बाहर आ जाइए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। और कौन सी मिस्टेक्स यहाँ पे जो आए हैं, चाहे वो विजिटर वीज़ा पे आए हैं, जो स्टूडेंट वीज़ा पे आए हैं, यूजली जो स्टूडेंट्स करते हैं यहाँ पे मिस्टेक्स, जिस पे आपको लगता है कि यार यहाँ पे लगता है कि मुझे भी लगता है कि हाँ ये स्टूडेंट्स हैं जो स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, वो अपने केस के लिए उनको खुद को ही पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। सम टाइम उनको पूछे कि कहाँ पे कौन सा कोर्स कर रहे हो, क्या लीडिंग टू क्या है, वो मुझे नहीं पता यार, मुझे ये पता कि मैं काम कहाँ पे करता हूँ, कितने डॉलर मिलते हैं, दैट्स इट। तो और जो जो जिसको हम बोले कि बड़ा बचपने की बात कि आप अपने करियर को बिल्ड कर रहे हो और आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता, ऐसे कौन से एरिया है जहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं ज़्यादा?
90% बच्चे जी जो पढ़ने आ रहे हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, चाहे न्यूजीलैंड आ रहे हैं या कनाडा आ रहे हैं, वो अपने पढ़ाई से रिलेटेड जॉब नहीं कर रहे हैं, दैट्स रॉन्ग। जिसके जिसके कारण आने वाले समय में उनको इतनी प्रॉब्लम आ जाती है जिसका उनको अंदाजा नहीं होता है। जी अब मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया, हम बैठे ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, जैसा मैंने आपसे कहा, जी आप मोटर मैकेनिक की पढ़ाई कर रहे हैं जी और ऑस्ट्रेलिया में रहना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि मुझको रहने के लिए कौन कौन सी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेंगी। जी आज की डेट में 491 वीज़ा जी जो बहुत चल रहा है, जिसपे जो 5 साल का 491 वीज़ा जिस लाइक ए वर्किंग वीज़ा है, जी 5 साल आपको अनलिमिटेड वर्क राइट मिलेगा। जी 3 साल के बाद आपका पीआर ऑलमोस्ट गारंटेड है। जी आपके केवल 50 पॉइंट्स होने चाहिए, क्योंकि 15 पॉइंट आपको स्टेट दे देता है, 65 पॉइंट्स टोटल चाहिए। जी चलिए, मुझे 491 ये तो पता लग गया कि मुझे 491 वीज़ा पे जाना है, लेकिन अगर आपको 491 वीज़ा लॉन्च करना है तो आपके पास पॉजिटिव स्किल असेसमेंट होनी चाहिए। जी अगर आप ट्रेड का कोर्स कर रहे हैं तो पॉजिटिव स्किल असेसमेंट के लिए आपको जॉब रेडी टेस्ट पास आउट करना होगा। जॉब रेडी टेस्ट पास आउट करने के लिए आपको 1 साल अपने ऑक्यूपेशन में जॉब दिखानी होगी। जी। तो अगर आपने मोटर मैकेनिक का कोर्स कर लिया तो आपको 1 साल मोटर मैकेनिक की जॉब करनी है। जी मोटर मैकेनिक की जॉब साउथ ऑस्ट्रेलिया में खूब जॉब अवेलेबल है। जी मैं कई मोटर वर्कशॉप को जानता हूं, क्वेश्चन यही कहता है, यार बच्चों के पास स्किल्स नहीं है ये, और हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उनको बेसिक से शुरुआत करें। आप हॉस्पिटैलिटी का कोर्स कर रहे हैं, एज ए शेफ आपको 491 मिल सकता है। शेफ का है, फिर से आपको जॉब रेडी टेस्ट पास आउट करना पड़ेगा। आप मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर लिया आपने, उसके लिए भी आपको ACS से स्किल असेसमेंट चाहिए है। तो स्किल असेसमेंट के लिए आपको वर्क एक्सपीरियंस तो कहीं ना कहीं से गेन करना पड़ेगा अपने ऑक्यूपेशन में, और स्टेट भी तभी आपको प्रेफरेंस देगा। आज की डेट में हम साउथ ऑस्ट्रेलिया में बैठे, साउथ ऑस्ट्रेलिया की स्टेट स्पॉन्सरशिप के लिए अगर आप एडिलेड मेट्रो में काम कर रहे हैं तो आपके पास 6 महीने, सॉरी एडिलेड मेट्रो से बाहर तो 6 महीने का एक्सपीरियंस चाहिए। एडिलेड मेट्रो में काम कर रहे हैं तो ऑन एन एवरेज आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए है। तो प्लीज जो भी कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स से रिलेटेड आप जॉब करिए, भले ही उसमें कुछ कम पैसे मिल रहे हो, भले ही शुरू में आपको 10 घंटे की जॉब मिले, आप शुरुआत करो, 10 से 12 होंगे, 12 से 15 होंगे, उस 10 घंटे में अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करिए, सीखिए काम जी। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कहीं ना कहीं आपका परमानेंट रेजिडेंसी का पाथवे खुल जाएगा, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो कनाडा। सो इस वीज़ा में जिसकी आप बात कर रहे हो तो मिनिमम आवर्स ऑफ वर्क रिक्वायरमेंट भी है कि इतने कम से कम करने चाहिए, या सिर्फ एक्सपीरियंस लेना है 5-10 घंटे भी करके? मिनिमम मैं कहूँगा कम से कम, अगर स्किल माइग्रेशन की ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो 20 आवर्स का एक्सपीरियंस वो फुल टाइम एक्सपीरियंस काउंट होता है जी। तो जितने ज़्यादा हो सके आप उतने लगाइए, कम से कम 20 घंटे की जॉब को करने की ज़रूर कोशिश करिए। ये बहुत ज़रूरी है आपको अगर ऑस्ट्रेलिया में PR चाहिए। और मोर और लेस कहानी सेम है कनाडा में, कहानी सेम है न्यूजीलैंड में। आपको अपनी स्टडी से रिलेटेड जॉब करना पड़ेगा जी। तो ऑनेस्टी आप कुछ अभी प्रोग्राम का ख़त्म करने का समय हो गया। ऑनेस्टी जो हमारे इंडियंस में है, आप 2000 से इसमें पूरी इंडस्ट्री में हो, इज़ दैट इम्प्रूविंग कि हमारे लोग जो न्यू जनरेशन टू जनरेशन आ रहे हैं वो इम्प्रूव कर रहे हैं, ऑनेस्ट हो रहे हैं अपने कामों में, या डिक्रीज हो रही है? अब वैसे आपकी स्माइल ने मुझे आंसर दे दिए, पर फिर भी आप अपने शब्दों से दे दीजिए। रॉबी, मुझे डिक्रीज और इंक्रीज की बात नहीं आती। अभी भी
कभी कभी बहुत अच्छे बच्चों से मिलता हूँ और बहुत अच्छा लगता है, खुश होती रूह। उनको शुरू में जिस दिन आए ये कोर्स करना, ये पढ़ाई करनी है, अच्छी फैमिली से थे, भरोसा करा, पढ़ाई करी, औरों ने क्या कहा कोई चक्कर में नहीं पड़े, पोस्ट वर्क वीजा पे आ गए, जॉब लग गई, पीआर हो गए। तो मैं फिर से कहूंगा, प्लीज आप अपने कंसल्टेंट के साथ ईमानदार होइए। पीआर के ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा तीनों जगह इवन 2020 में आपके पूरे चांसेस हैं, लेकिन आप ईमानदार होइए, इंग्लिश को अपनी इम्प्रूव करिए, और जो फॉर्मेलिटी आपको पूरी करनी है आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में, आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे स्किल असेसमेंट पॉजिटिव का रिजल्ट चाहिए जी। कैसे चाहिए आपको क्लियर होना चाहिए जी। तो लास्ट मोमेंट पे आप कोई कंप्लेंट नहीं करिए, प्लीज अपने पढ़ाई को ईमानदारी से करिए, इंग्लिश को फोकस करिए और आइल्स पीटी का एक अच्छा स्कोर लेके आइए। तो अच्छे बच्चे भी हैं और बहुत अच्छा लगा जी आपके साथ बात करके, शुक्रिया, बहुत मज़ा आया, बहुत सी इंफॉर्मेशन जो हमने कलेक्ट की, और उम्मीद करते हैं हमारे जो दर्शक हैं इसका बेनिफिट्स ज़रूर लेंगे, और अगले प्रोग्रामों में फिर हम ऐसी जानकारी किसी और शख्सियत के साथ आपके सम्मुख करेंगे। आप तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए, ज़िंदगी को जिंदाबाद रखिए। सत श्री अकाल।